प्रिय छात्र एवं छात्रों, आज की इस क्लास में मैं आपको सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में समझाने वाला हूँ। इसके पूर्व की क्लास में भी हमने इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड जो पार्ट था वो हमने आपको बताने का प्रयास किया था। एक बार फिर से आपको थोड़ा सा उसको रिमाइंड कराने का प्रयास करते हैं। फिर उसके पश्चात जो हमारी पूर्व की क्लास में कुछ पोर्शन उसका रह गया था डाक निर्देशिका का, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। इसमें हमने पहले आपको टेलीफोन डायरेक्टरी, नेक्स्ट था रेलवे टाइम टेबल, इसको हिंदी में कहते हैं दूरभाष निर्देशिका और इसको कहते हैं रेल समय सारणी। इस चैप्टर को आपके जो सिलेबस में ऐड किया गया है उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जब कोई भी स्टेनो, निजी सचिव, निजी सहायक किसी संस्था में वर्क करता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, तो उसको इनसे रिलेटेड जानकारी उसको होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि वो हमेशा अपने अधिकारी के अधीनस्थ रह करके काम करता है, अपने अधिकारी के काम में हमेशा सहायता करता है। तो कभी भी उसको ज़रूरत पड़ सकती है, यदि उसके अधिकारी को कहीं अचानक बाहर की यात्रा करनी पड़ गई और आपको रेलवे टाइम टेबल के बारे में नहीं पता है कि अगर हम रेलवे से यात्रा करना चाहें तो हम किस तरीके से यात्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए निजी सहायक, निजी सचिव स्टेनो का ये फर्ज बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि उसको रेलवे टाइम टेबल के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि किस तरीके से वो रेलवे के माध्यम से अपना टिकट बुक कर सकता है, रेलवे के माध्यम से किस तरीके से टिकट बुक होते हैं, कितनी दूरी के लिए कितना फेयर लगता है, किस टाइप के कोच होते हैं, एसी कोच का क्या फेयर है, जनरल का क्या है, स्लीपर का क्या है, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, इन सब के बारे में निजी सचिव, सहायक और स्टेनोग्राफर को जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ये इसमें इस चैप्टर का नाम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में रखा गया है कि वो कौन कौन से सोर्स हैं जिनके द्वारा आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेहद ज़रूरी है, इन सब के बारे में सभी को पता होना। तो अभी आप स्टूडेंट हो, आपने इस कोर्स में एडमिशन लिया है, प्रवेश लिया है, तो आपको ये पहले से ही सिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि आप किस तरीके से अगर रेलवे का रिजर्वेशन करना है तो आप कैसे करेंगे। ज़रूरी नहीं कि आप इसके लिए रिजर्वेशन के लिए आप रेलवे आरक्षण की विंडो पर जाएं, खिड़की पर जा करके वहाँ से टिकट कराएं। इसके लिए आपको ऑनलाइन फैसिलिटीज़ दी गई है, तो आप ऑनलाइन के माध्यम से IRCTC, हमने आपको पूर्व की क्लास में बताया था, IRCTC इस साइट के माध्यम से आप रिजर्वेशन कर सकते हो। तत्काल आप चेक कर सकते हो कि अभी जिस स्थान, गंतव्य स्थान पर हमको जाना है वहाँ के लिए ट्रेन की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, करंट में सीटें हैं कि नहीं है, वेटिंग कितनी है, ये सब आप पता कर सकते हो। कौन कौन सी ट्रेनें चल रही हैं, कौन से कोच में अवेलेबिलिटी है, अगर थर्ड एसी में जाना है तो किराया कितना लगेगा। यहाँ तक ये भी आप पता कर सकते हो कि एक ट्रेन जिस स्टेशन से आप चलेंगे और वहाँ पहुँचने तक वो कितने घंटे में आपका वो सफ़र पूरा करेगी। ये सब आप ऑनलाइन बैठे, घर बैठे ये सब सुविधाएं आप प्राप्त कर सकते हो। और अगर ये सब सुविधाएं जो है उनके बारे में अगर आपको अच्छी तरीके से जानकारी है, तो जैसे ही अगर आपके बॉस को ज़रूरत पड़ती है और आप अगर वहाँ पर इमीडिएटली तुरंत एक्शन लेते हो, तुरंत काम करते हो, तो आपके बॉस को लगता है कि ये अमुक पर्सन जिसको हमने अपने यहाँ पर स्टेनो, निजी सचिव, व्यक्तिगत सहायक के तौर पर रखा है, वो वास्तव में हमारे लिए बहुत ही कारगर है, समय से काम करता है, अच्छा व्यक्ति है, हमारे यहाँ पे इस पद के योग्य है। और अगर आपको इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं है तो आपको उसमें दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ेगा और फिर उसमें आपको समय भी ज़्यादा लगता है, पैसे भी ज़्यादा देने पड़ते हैं और कभी कभार तो काम भी
इसलिए निजी सचिव सहायक के लिए ये सब चीज़ों की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। ऑनलाइन के माध्यम से आपने जैसे टिकट किया तो टिकट को आप कैंसिल भी कर सकते हो, कुछ चार्ज दे करके आप अपना उसे कैंसिल कर दो। तो जब भी आप ऑनलाइन टिकट करेंगे तो IRCTC की साइट को ओपन करेंगे, पहले आपको इसमें अपना एक अकाउंट बनाना पड़ता है, एक अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, मोबाइल नंबर, ईमेल ID सब एक्सेट्रा अपना नाम सब ऐड करके एक ID भी आपको उसमें ID नंबर देना पड़ता है। उसके पश्चात आपको लॉगिन ID पासवर्ड आपके मेल पर, मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाता है। आप उसके माध्यम से उसको लॉगिन कर सकते हैं और टिकट को भी कंफर्म करा सकते हैं, बुक कर सकते हैं। पहले जब भी आप चाहें 2 महीने 2.5 महीने पहले भी अगर यात्रा आपकी कंफर्म है, हमको उस टाइम पहुंचना है तो आप कर सकते हो। कभी कभार ऐसा होता है कि पोस्टिंग आपकी कहीं दूर है और घर कहीं आपका दूर पड़ता है, दोनों बीच में डिफरेंस है, फेस्टिवल होता है तो उस टाइम पर लोगों को पहले ही जाना पड़ता है। तो जब वो फेस्टिवल जैसे ही पास में आता है तो ट्रेनों में सीट की जो अवेलेबिलिटी है बहुत कम हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है, वेटिंग ज़्यादा हो जाती है। तो लोग क्या करते हैं, पहले से ही टिकट बुक कर लेते हैं। आपके अधिकारी को ही फेस्टिवल पे जाना है तो आप उसके लिए पहले से ही प्री प्लान करके रखते हैं, है ना। तो वो आप टिकट पहले भी बुक कर सकते हो, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो, बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती है। इसमें खाने की भी व्यवस्था है, आप उसको बुक कर सकते हो घर बैठे, पहले से ही आप इसे टिकट बुक करोगे, उसमें खाने की व्यवस्था आप उसे बुक कर दोगे, उसका आपको उसके किराए में ऐड हो जाएगा और आपको जैसे उसका टाइम होगा आपके पास में खाना पहुंच जाएगा, आप उसे टाइम से खा सकते हो। बहुत सारी सुविधाएं हैं, बशर्ते आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है। और हमने उस दिन बताया था कि यदि आप रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी जाएंगे तो वहाँ पर फ्लैक्स बोर्ड होर्डिंग टाइप की लगी रहती हैं, उनमें भी आपको देख करके पता चल जाता है कि यहाँ से किस किस स्टेशन, किस किस प्लेटफॉर्म के लिए ट्रेनें चलाई जाती हैं, ठीक है, फेयर क्या है उसका, पैसेंजर ट्रेनें कितनी हैं, किस किस टाइम पर हैं, आपको कौन सा टाइम जाना है, उसमें से आप चूज़ करके आप बड़े आसानी से जा सकते हैं, अपनी यात्रा को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यदि आप इन सब चीज़ों की जानकारी रखेंगे तो मुझे लगता है कि जो आपका अधिकारी है वो आपसे बेहद खुश रहेगा, क्योंकि वो आपको क्यों अपॉइंट करता है, इसका कारण यही है कि आप उसके काम को ज़्यादा टिपिकल न बनने दें, समय से उसका काम पूरा हो जाए, अच्छी तरीके से काम पूरा हो जाए, किसी बाधा ना उसमें किसी प्रकार की उत्पन्न हो, सरलता से हो, कुरेसी शुद्धता के साथ में हो, इसी वजह से तो रखता है। तो अगर ये सब जानकारी आप रखेंगे तो बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। मैंने इसमें आपको टेलीफोन डायरेक्टरी के बारे में भी बताया था कि टेलीफोन डायरेक्टरी किस तरीके से एक स्टेनो निजी सचिव के लिए सहायक होती है। आप डायरेक्टरी जो है ये हर विभाग अपने अपने विभाग की डायरेक्टरी जारी कर सकता है। जैसे आप जिस इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, मान लीजिए कि कोई बिजनेस आपका चलता है, कोई कंपनी है और उसमें बड़े स्तर पर उसमें काम होता है, कई प्रकार के उसमें डिपार्टमेंट हैं, कई प्रकार के अधिकारी हैं उसमें, तो आप अपने विभाग की डायरेक्टरी उसमें बना सकते हैं, उसमें नंबर्स को दे सकते हैं, उसे पब्लिश करा सकते हैं, होर्डिंग के माध्यम से आप जगह जगह उसको लगवा भी सकते हैं। जैसे कि लोगों को कोई ज़रूरत पड़ती है तो आपसे वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, है ना। इसलिए टेलीफोन डायरेक्टरी बनाई जाती है। हमने उस दिन बताया था कि आजकल जो डायरी आती है, डायरी में जैसे प्रारंभ के पहले 2 पेज देखते हैं, 3 पेज, तो उसमें नंबर लिखे रहते हैं, स्टडी कोड लिखे रहते हैं, मोबाइल नंबर होते हैं क्षेत्र के, तो ये सब टेलीफोन डायरेक्टरी उसमें जो नंबर लिखे रहते हैं वो उस पर्पज़ से दिए गए हैं क्योंकि जिसने भी उसको छापा है, उसकी जो बाइंडिंग की है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित उसमें नंबर लिखते हैं। ऐसे आप भी कर सकते हैं अपने विभाग की डायरेक्टरी। आप अपने अगर ग्रामीणांचल से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तो आप अपने क्षेत्र की एक टेलीफोन डायरेक्टरी बना सकते हैं। उस टेलीफोन डायरेक्टरी में हमने उस दिन बताया था कि आप अपने शासन से लेकर जिला स्तर, मंडल स्तर, स्कूल, कॉलेज, मेडिकल्स हैं, उन सब के नंबर आप उसमें ऐड कर सकते हैं। टेलीफोन डायरेक्टरी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमारे पास हो और हम सिर्फ उसका इस्तेमाल करें। आप जनमानस के लिए बना सकते हैं, जनता के लिए उसको क्रिएट कर सकते हैं और उसको पब्लिश करा सकते हैं। न्यूज़पेपर में लोग जितने बिजनेसमैन होते हैं अपने इंस्टीट्यूशन की जो टेलीफोन डायरेक्टरी होती है उसको पब्लिश कराते हैं, क्योंकि कभी भी किसी को ज़रूरत पड़ सकती है। स्कूल वाले भी करवाते हैं, तो आप लोग भी अपने पास ऐसी क्षेत्र की टेलीफोन डायरेक्टरी रखें, पता नहीं किस समय आपको ज़रूरत पड़ जाए। और टेलीफोन डायरेक्टरी से ये होगा, अगर आपको किसी विभाग का नंबर आपके पास में है तो
तो आप फ़ोन के माध्यम से इंफॉर्मेशन ले सकते हो, आपको वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो कि टेलीफोन है, टेलीफोन ज़्यादातर सरकारी ऑफिसेस में PNT वाले फ़ोन चलते हैं, है ना, रिसीवर वाले। अगर कोई उसमें कंप्लेन है तो अगर आपके वहाँ टेलीफोन विभाग का नंबर है तो आप फ़ोन करके शिकायत कर सकते हैं, उसका समाधान करा सकते हैं। कहीं पर आपको उसमें जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप घर बैठे ही दूरभाष निर्देशिका अगर आपके पास में है तो आप अपने क्षेत्र में हर जगह आप उसमें सूचनाएं घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने बहुत सारी इसमें चीज़ें बताई थी कि टेलीफोन डायरेक्टरी में आप क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। आप इसके लिए जब पूर्व की जो क्लास की जो हमने वीडियो डाली है, यदि आप उसको एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप अपने क्षेत्र की, अपने शहर की, अपने आपका जो वार्ड है, अगर शहर में आप रहते हो तो अपने वार्ड की आप टेलीफोन डायरेक्टरी किस तरीके से बना सकते हैं। आपके वार्ड में हो सकता है कोई स्कूल हो, छोटे बच्चों का स्कूल हो, सरकारी स्कूल भी हो सकता है, हॉस्पिटल भी हो सकता है, आपके पास में कोई पुलिस स्टेशन चौकी भी हो सकती है। तो इन सब के नंबर आप उसमें कलेक्ट कर सकते हो। आपके वहाँ को जो आपके वहाँ जो नगर परिषद है उसका भी नंबर आप दे सकते हो, नगर निगम का नंबर दे सकते हो। बहुत लोगों को जरूरत पड़ती है, अचानक आप कहीं जरूरत पड़ गई, जैसे फायर ब्रिगेड वाले होते हैं उनका नंबर आप उसमें ले सकते हो, पुलिस विभाग का नंबर ले सकते हो, है ना। महिला सुरक्षा के लिए जो ये टेलीफोन जो वो टोल फ्री नंबर 10910 करके समथिंग है, आप उसको भी दे सकते हो, 1090। तो आप उसका भी उसमें इस्तेमाल करें, पता नहीं किस क्षण किसको जरूरत पड़ जाए, है ना। तो ये टेलीफोन डायरेक्टरी बहुत कारगर होती है किसी के लिए भी। तो आप लोग भी प्रयास करेंगे टेलीफोन डायरेक्टरी अपने क्षेत्र की, एरिया में आप रह रहे हो, शहर में रह रहे हो तो शहर के हिसाब से, गाँव में रह रहे हो तो गाँव के हिसाब से टेलीफोन डायरेक्टरी आप अपने पास रखें, जिसमें आप प्रदेश स्तर के, मंडल स्तर के, दूर संचार विभाग के, चिकित्सा के, जिला प्रशासन के, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं। आपके क्षेत्र में अगर कोई उद्योग धंधा है, कोई उद्योग है, कोई कंपनी है, तो आप वहाँ के GM का नंबर इत्यादि आप दे सकते हैं। कोई जानकारी आपको लेनी है वहाँ से पूछ सकते हैं, कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है, तो आपको कोई ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो इसीलिए ये टेलीफोन डायरेक्टरी बनाई जाती है। समय पड़ने पर आप बिना जाए आप सूचना दे सकते हैं। अगर कोई सूचना देनी भी है तो आप उनको दे भी सकते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई ईमेल उनको करना है किसी डिपार्टमेंट में और आपके पास में सुबह की ईमेल आईडी नहीं है, लेकिन टेलीफोन डायरेक्टरी में उनका नंबर है, तो आप टेलीफोन से उनकी ईमेल आईडी को आप प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो आपको जाना पड़ेगा। क्या होता है कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र जो होता है, ग्रामीण क्षेत्र दूर होता है और एक शहर का थोड़ा सा एरिया बड़ा होता है। जैसे शहर सहारनपुर है, इसका एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें सारे जो अधिकारी होते हैं वो जिले स्तर पर, बड़े अधिकारी जो होते हैं जिले स्तर पर बैठते हैं, है ना। ये छोटे जो होते हैं तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर ऐसे बिठाए जाते हैं, लेकिन जो बड़े अधिकारी होते हैं वो सब उनको जिले स्तर पर ही मिलते हैं। जैसे विकास भवन के अधिकारी तो विकास भवन में बैठते हैं, तहसील वाले तहसील में, कचहरी वाले कचहरी में बैठते हैं, है ना। तो आप के पास में टेलीफोन डायरेक्टरी है और आपको कुछ पता करना है, तो ग्रामीण वाला अगर शहर में आता है तो बहुत टाइम लगता है, उसे बहुत किराया भी उसे देना पड़ता है, उसका टाइम भी वेस्ट होता है ना। तो आप वहाँ से टेलीफोन डायरेक्टरी के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको टेलीफोन डायरेक्टरी और रेलवे टाइम टेबल, निजी सहायक के लिए, निजी सचिव के लिए, स्टेनो के लिए, क्लर्क के लिए, जो भी उस पद पर है और देख रहा है उस कामकाज को, उसके लिए बेहद ज़रूरी है। ठीक है, समय बचती है, इसमें समय हमारा बचता है और हम कम समय में अच्छे एफर्ट के साथ में, अच्छी शुद्धता के साथ में हम इसमें काम कर लेते हैं, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि जो चैप्टर का नाम इसमें लिखा है सूचनाओं के स्रोत, तो ये हमारे वो स्रोत हैं जिनके माध्यम से हम सूचनाएं प्राप्त करते हैं, सूचनाओं को कलेक्ट करते हैं। सूचनाओं के सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो चैप्टर है, इसमें हम सूचनाएं प्राप्त करेंगे, सूचनाएं देंगे भी। ठीक है ना, सूचनाओं को प्राप्त करना, सूचनाओं को देना, सूचनाओं को उपयोगी बनाना, उस सूचना का किस तरीके से आप सदुपयोग करेंगे, ये सब हम। तो ये टेलीफोन डायरेक्टरी का उपयोग और रेलवे टाइम टेबल का उपयोग किस तरीके से करना चाहिए आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी क्रम में जो कल की क्लास हमने आपको समझाई थी, उसमें हम थोड़ा सा आपको ऐड करने का प्रयास करते हैं।
डाक निर्देशिका कि डाक निर्देशिका किस प्रकार से एक निजी सचिव निजी सहायक स्टेनों के लिए उपयोगी होती है और डाक निर्देशिका किस तरीके से तैयार की जाती है, ये इसमें आप लोगों के लिए जानना बहुत बेहद ज़रूरी है। डाक निर्देशिका डाक विभाग के द्वारा तैयार की जाती है और इसमें डाक विभाग के द्वारा जितनी भी सेवाएं प्रदान की जाती हैं, योजनाएं प्रदान की जाती हैं, उनका इसमें विस्तार से ब्यौरा दिया रहता है पूरा, जिसको समझ करके जितने भी ग्रामीण वर्ग के लोग हैं, जितने भी शहर के लोग हैं, वो सभी लोग उससे लाभान्वित हो सकें, उन योजनाओं का फ़ायदा उठा सकें, ये इसमें विस्तार से समझाया जाता है। और इसको एक निजी सचिव के लिए भी जानना बहुत आवश्यक है, सहायक के लिए जानना बहुत आवश्यक है, एक आश्रित के लिए भी जानना बहुत आवश्यक है। उसका कारण ये है कि डाक विभाग वह डिपार्टमेंट वह विभाग होता है जो किसी भी संस्थान से आने वाले पत्रों को वितरित करवाता है। ठीक है, जितने भी पत्र आते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा करके, अमुक स्थान जहाँ पर उनको उनका गंतव्य स्थान है वहाँ पर ले जा करके वो उपलब्ध कराते हैं। तो प्रत्येक संस्था से निजी सचिव का काम होता है पत्राचार को करना, चाहे वो पत्र आए या पत्र जाना हो, पत्रों का आना हो या पत्रों का जाना हो। तो ये निजी सचिव को विशेष तौर से डाक निर्देशिका के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन सी सेवाएं, कौन कौन से स्कीम्स वहाँ पर चल रही हैं, पत्र को कि कौन कौन से माध्यम हैं जिनके माध्यम से आप पत्रों को भेज सकते हैं, पार्सल कैसे कर सकते हैं, मनी ऑर्डर कैसे कर सकते हैं, ठीक है, पत्र का बीमा अगर करवाना है तो कैसे कर सकते हैं, कोई सामग्री कोई वस्तु अगर आपको भेजनी है तो वो आप किस तरीके से भेजेंगे, ठीक है, रजिस्ट्री कैसे करते हैं, स्पीड पोस्ट कैसे करते हैं, उन पर क्या शुल्क लगता है, कितनी दूरी के लिए कितना शुल्क लगता है, वजन के हिसाब से कितना शुल्क लगता है, ये सब की जानकारी अगर आपको है तो आप अच्छी तरीके से अपने विभाग को हैंडल कर पाते हैं और वहाँ को मेंटेन कर पाते हैं। आपको अगर पता हो कि जब हम कोई भी पत्र साधारण डाक के माध्यम से भेजते हैं उसको जा करके, तो उसमें क्या करना होता है, जहाँ पर जाना है वहाँ का पता उसमें दर्ज कर दिया जाता है और जो भेज रहा है उसका पता और साधारण टिकट का एक मूल्य होता है, उसका टिकट वहाँ पर चिपका दिया जाता है। उसके पश्चात वो डाक घर के बाहर या अपने क्षेत्र में जो वो बॉक्स लगा रहता है उसमें जा करके हम उसको डाल देते हैं। तो डालने के पश्चात में उसकी खास बात ये होती है कि वो जाएगा, डाकिया आता है दिन में 2 से 3 बार, जहाँ पर जिस तरीके से डाक उपलब्ध होते हैं उसको वहाँ से निकाल के ले जाता है और वो जहाँ जाने होते हैं छटाई करके फिर धीरे से भेज दिए जाते हैं। लेकिन इस साधारण डाक से जितने भी पत्र भेजे जाते हैं उनमें थोड़ी सी खामी ये होती है, कमी ये रहती है कि उस पत्र को यदि आप चाहते थे कि ये शीघ्र पहुँच जाए तो वो उसमें किसी प्रकार ये संभव नहीं होता है, क्योंकि वो पत्र की कोई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि उनका रिकॉर्ड डाक विभाग में होता ही नहीं है। आप गए और बाहर थैले में या बॉक्स में डाल के चले आए, आपने ना तो उसकी कोई रसीद प्राप्त की, ना ही उसकी कोई रसीद प्राप्त होती है ना। साधारण किराए से जाना है, साधारण तरीके से जाता है, कोई गोपनीय चीज़ है उसमें या बहुत जल्दी पहुंचना है तो वो नहीं पहुंचती, उसके खोने का भी डर होता है। आपको नहीं पता है, बहुत इम्पोर्टेंट डाक थी, सचिव साहब ने भेजा प्यून को, वो जाया और डाल के चला। लेकिन ये निजी सहायक सचिव स्टेनों को पता है कि ये पत्र हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस रखता है, तो वो उसको रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजेंगे, उसकी स्लिप प्राप्त करेंगे, उसकी सुरक्षा की गारंटी होती है, वहाँ पर पहुँचने की भी गारंटी होती है, आप उसको ऑनलाइन ट्रेस भी कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें जो डाक के द्वारा डाक निर्देशिका में दर्ज कराई जाती हैं, यदि उनके बारे में निजी सचिव को पता है तो वो हर हाल में अपने वर्क को, अपने काम को बड़ी ईमानदारी के साथ में और स्वच्छता के साथ में, शुद्धता के साथ में करता है, किसी प्रकार की कोई कमी अपने काम में नहीं रहने देता है। तो इसके विभाग के द्वारा जो भी योजनाएं, स्कीम्स चलाई जाती हैं वो जानकारी होना विशेष तौर से ज़रूरी है और हमने खुद की क्लास में उनके बारे में आपको विस्तार से समझाने का प्रयास किया।
थोड़ा सा हम उनकी एक लिस्ट यहाँ पर है, वो आपको लिख करके हम दिखाने का प्रयास करते हैं। आपको पूर्व की वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था, आप वहाँ पर जा करके उसको फिर से एक बार स्टडी कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा उसमें क्या क्या है। तो डाक विभाग के द्वारा पोस्ट कार्ड की सुविधा दी जाती है। जवाबी पोस्ट कार्ड, लिफाफे, पंजीकृत पत्र इत्यादि। तो पहले इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। पोस्ट कार्ड क्या है, जवाबी पत्र, लिफाफे और पंजीकृत पत्र ये क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। जैसे पोस्ट कार्ड है, तो पोस्ट कार्ड एक खुला हुआ एक कार्ड होता है, जिसमें किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आप भेजते हैं तो वो गोपनीय नहीं हो सकती है, क्योंकि ये लिफाफे में बंद नहीं होता है, एक कार्ड टाइप का होता है मोटे पेपर पर। इसकी जो लंबाई और चौड़ाई होती है वो 5 सेंटीमीटर इंटू 8.7 सेंटीमीटर के करीब होती है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर इंटू 8.7 सेंटीमीटर के बीच में होती है। तो ये पोस्ट कार्ड की जो लंबाई और चौड़ाई होती है, ये आपने यहाँ पर देख लिया कि लंबाई जो है ये 5 सेंटीमीटर और जो इसकी चौड़ाई होती है, सॉरी इसकी जो चौड़ाई है वो 5 और जो इसकी लंबाई है वो 8.7 सेंटीमीटर। इस तरीके का एक पोस्ट कार्ड होता है। यहाँ पर जिसको भेजते हैं उसका नाम, पिन कोड और ये यहाँ ब्लैंक होता है। ये साइड ब्लैंक होती है, पीछे का पूरा एरिया जो है वो भी ब्लैंक होता है। इसमें हम जो भी इंफॉर्मेशन भेजना चाहते हैं वो हम इसमें लिख देते हैं, बस वो इंफॉर्मेशन हमारी गोपनीय नहीं होती है। सर इसमें टाइमिंग फिक्स होता है कि कितने दिनों तक जाएगा, मतलब कितने डे में हमें भेजना है? ये सब साधारण कार्ड होते हैं, इसमें साधारण टिकट लगा होता है, बस उसको आप उसमें डाल के आओ और ये बस एक डाकिया दूसरे स्थान पे ले जाएगा, दूसरे से तीसरे, फिर लास्ट में गंतव्य स्थान तक ही पहुंच जाता है। तो ये पोस्ट कार्ड के बारे में समझ में आया। जवाबी पोस्ट कार्ड, जब आप किसी को जवाब उसके बारे में भेजते हैं तो जवाबी पोस्ट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। लिफाफे के बारे में हमने आपको पहले की क्लास में बताया था कि जो ये लिफाफे हम यूज़ करते हैं, जो कहीं शॉप से हम खरीदते हैं, वो बिल्कुल प्लेन लिफाफे होते हैं, लेकिन जो पोस्ट ऑफिस से खरीदते हैं उनमें पहले से टिकट लगे होते हैं। पंजीकृत पत्र ये हमारा रजिस्टर्ड लेटर होती है, जिनको हम रजिस्ट्री के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं। ये पूरी तरीके से सिक्योर होते हैं, गोपनीय होते हैं, उसी व्यक्ति को मिलते हैं जिसके लिए ये भेजे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया और इनके बारे में विस्तार से यदि आपको जानना है तो थोड़ा सा पूर्व की क्लास है, उसको थोड़ा सा एक बार अटेंड करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब इसके पश्चात हम आपको आज बताएंगे कि जिस तरीके से आप अपने पैसे को बैंक में जमा करके रखते हैं, वहाँ से ब्याज प्राप्त करते हैं, खाता खुलवाते हैं, RD FD करवाते हैं, NSC खरीदते हैं, उसी तरीके से आप ये सुविधाएं जो है वो डाक विभाग के द्वारा भी दी जाती हैं और उनका पूरा उल्लेख जब डाक निर्देशिका बनाई जाती है डाक विभाग के द्वारा तो उसमें विस्तार से वर्णन किया जाता है कि आप अकाउंट किस तरीके से खोल सकते हैं, सेविंग अकाउंट किस तरीके से खोलते हैं। अब तो जैसे बैंक ATM जारी करता है उसी तरीके से पोस्ट ऑफिस भी अपना ATM देता है और आप उनसे शॉपिंग कार्ड भी देता है, क्रेडिट कार्ड भी दे रहा है कि आप सेम प्रकार से आप समझिए कि बैंक के तरीके से अब पोस्ट ऑफिस भी आपका वर्क करने लगा है। तो थोड़ा सा हम इसको शुरुआत से चलते हैं कि जब ये डाक विभाग हमारा स्टार्ट हुआ था तो कौन कौन सी सेवाएं इसमें थी और चल रही हैं। तो सबसे पहले इसमें जो है वो
डाक बचत बैंक, एक बचत बैंक के नाम से इसमें अकाउंट खोले जाते थे। और उसमें क्योंकि पहले की जब बात है, उस समय की अगर हम सन की बात करें तो ये 1833 ईस्वी की बात है, जब ये बचत बैंक की शुरुआत हुई थी। हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। लेकिन इसका जो प्रारंभ है वो आपका 1 अप्रैल 1982 को ही इसका जो प्रारंभ था वो हो गया था। एक अप्रैल 1882, ठीक है, 1 अप्रैल 1882 को डाकघर में बचत बैंक की जो सेवा थी वो प्रारंभ की गई थी। आप देख लीजिए 1882, फिर 1900 आया, फिर हमारा देश आज़ाद हुआ। तो ये अंग्रेजों के शासनकाल से ही बचत बैंक की जो सुविधा थी वो प्रारंभ की गई थी। और ये बचत बैंक जो है ये मुंबई प्रांत तथा बंगाल प्रांत के कोलकाता और हावड़ा को छोड़कर सारे भारतवर्ष में स्टार्ट हुआ था। सारे भारतवर्ष में कहाँ नहीं हुआ था? मुंबई प्रांत और जो बंगाल प्रांत था वहाँ का जो ये कोलकाता और हावड़ा पड़ता है हमारा बंगाल प्रांत में, वहाँ पर ये सेवा प्रारंभ नहीं की गई थी। बाकी अमूमन पूरे देश में ये सेवा प्रारंभ हुई थी। लेकिन भारतीय डाकघर बचत बैंकों की जो नींव थी, जो पूर्ण रूप से स्टार्ट हुई, वो 1883 ईस्वी में 1883 ईस्वी में इसकी नींव पड़ी पूर्ण रूप से बचत बैंक की। लेकिन प्रारंभ कब से हुआ? 1/4/1882 से प्रारंभ हुआ। और जब 83 में हुआ तो पहला जो बचत बैंक था वो कोलकाता में खोला गया था। और यहाँ पर जो हमने आपको बताया था कि कोलकाता, मुंबई और जो हावड़ा था क्षेत्र, वहाँ पर इसकी कोई भी ब्रांचें नहीं थी, कुछ भी ये खोला नहीं गया था। तो ये आपको समझ में आया कि ये डाक विभाग ने अपने वहाँ पर बचत बैंक कब से प्रारंभ किया। बचत बैंक का मतलब जानते हैं कि जब ग्रामीण क्षेत्र के लोग, शहरी क्षेत्र के लोग कुछ अपनी इनकम में से कुछ पैसा बचा करके रखते हैं, तो उसको सिक्योर और सुरक्षित रखने के लिए डाक विभाग ने क्या किया, अपने वहाँ एक योजना चलाई कि आपके पास में जो आमदनी है उसमें से जो पैसा आपने बचाया है उसको आप हमारे यहाँ पर सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, इनकम का एक पार्ट जिसको आपने खर्च करने से बचा लिया और आप चाहते हैं कि आप उसका संग्रह करके रखें, वो पैसा आपको बचत कहलाता है। ठीक है, और बैंक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर हम पैसे को सुरक्षित सिक्योर रखते हैं। ठीक है, वो एरिया, वो स्थान हमारा बैंक कहलाता है। तो ऐसी सुविधा डाक विभाग के द्वारा दी गई जिसका नाम था डाक बचत बैंक। इसके प्रारंभ के बारे में भी आपने जाना, किस तरीके से इसका शुरुआत हुआ, प्रारंभ में कहाँ इसकी शुरुआत नहीं हुई थी, ये भी आपने जानने का प्रयास किया है। और जब ये प्रारंभ किया गया था तो इस पर जो ब्याज दर थी वो 4% थी। ब्याज मिलता था, जैसे आपने 1000 रुपये जमा किए तो 1000 पर आपको 4%, 500 रुपये तो 500 पर आपको 4% मिलते हैं। 4% का मतलब ये है कि 100 रुपये पर 4 रुपये आपको मिलेंगे। ठीक है ना, प्रतिशत हमेशा 100 रुपये पर वर्क करता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें 500 रुपये, अगर आपने 500 रुपये जमा किए हैं 4% के हिसाब से, तो आपको कितना पैसा मिलेगा? 100 रुपये पर कितने मिलते हैं? 4 रुपये मिलते हैं। तो 500 पर 20 रुपये मिलेगा। ठीक है ना, तो ये परसेंट का मतलब है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो 4% के हिसाब से इसमें जो धनराशि पर पैसा दिया जाता था जो आप बैंक में जाकर के जमा करते थे। ठीक है, और धीरे धीरे इसकी जो धनराशि थी वो जमा करने की वो 500 से 3000 रुपये तक बढ़ा करके कर दी गई थी। प्रारंभ में से 500 रुपये आप जमा करते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या कर दिया गया कि आप उसको 3000 रुपये तक भी जमा कर सकते हैं अपनी बचत बैंक में। ठीक है, तो ये सुविधा है जो डाक विभाग के द्वारा आपको दी जाती थी पैसे को कलेक्ट करने के लिए। उसके बाद में वहाँ पर फिक्स डिपॉजिट की भी सुविधा दी
दी जाने लगी। फिक्स डिपॉजिट के बारे में आपको हम समझाते हैं। फिक्स डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, जैसे फिक्स का मतलब होता है कि आपके पास सपोज कीजिए कि 5,000 रुपये है ना, और आप चाहते हैं कि हम 10 साल के लिए इसको जमा कर दें, 10 साल के लिए, ठीक है। तो डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना, फिक्स करना मतलब एक अवधि है, उस अवधि के लिए आपको जमा कर देना है, और उसके द्वारा बैंक हो या डाक विभाग हो आपको कुछ परसेंटेज देता है, इंटरेस्ट देता है, उसके द्वारा वो छमाही तिमाही सालाना इस प्रकार से इंटरेस्ट आपको देते हैं, और ब्याज के ऊपर ब्याज लग करके जब आपकी वो ड्यूरेशन पूरी हो जाती है तब आपको वो धनराशि आप उसमें से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप 50,000 रुपये जमा कर रहे हैं, आपके पास में है, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि बचत बैंक खाता खुलवाते हैं, और हर महीने 6 महीने 3 महीने में जा करके महीने दर उसमें एक है कि 100 रुपये हमको जमा करना है, तो 100 रुपये जा करके उसमें जमा करते हैं, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, एकदम से उनके पास पैसा आया तो वो अपने छोटे बच्चे के नाम, लड़की के नाम उसको फिक्स करा देते हैं, और एक टाइम के लिए, और उसके बाद वो उस पर ब्याज उनको मिलता है, और जब वो अवधि पूरी हो जाती है तो उनको उसका सारा पैसा डिपॉजिट कर दिया जाता है, उनको सारा पैसा दे दिया जाता है। तो इस स्कीम को हम कहते हैं फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। नेक्स्ट जो योजना वहाँ पर बैंक ने जो जारी की उसको हम कहते हैं रेकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट, ये नाम आपने सुना होगा रिकरिंग का, लेकिन इसमें जो सबसे इसका प्रचलित नाम है वो है इसका आरडी, है ना। लोग क्या करते हैं, बैंकों में, पोस्ट ऑफिसों में आरडी खुलवाते हैं, मैंने आरडी खुलवाई है, ठीक है। अब इस आरडी में क्या होता है कि उसके द्वारा एक धनराशि जो है वो निश्चित समय तक जमा की जाती है, निश्चित समय तक जमा की जाती है। जैसे कि उन्होंने कहा कि हम 3 महीने पर हम 300 रुपये जमा करेंगे, जब 3 महीने आएंगे तब फिर 300 रुपये जमा करेंगे, और उसमें ये है कि हम कितने साल तक जमा करेंगे, उन्होंने कहा कि 5 साल तक जमा करेंगे, हर 3 महीने पर 300 रुपये, इस तरीके से। किसी के पास ऐसा होता है कि मंथली नहीं जमा कर पाता है, 2 महीने पर नहीं, 5 महीने पर, 6 महीने पर जमा कर पाता है, तो बैंक क्या करती है, पोस्ट ऑफिस क्या करता है कि ऐसी स्कीम्स को चलाता है कि अगर किसी के पास ज़्यादा पैसे हैं तो वो फिक्स करा ले, कम पैसे हैं तो बचत बैंक खाता खुलवा ले, महीने महीने 10-10 रुपये, 1-1 रुपये भी जमा कर सकता है ना। और अगर आपके पास ऐसा है कि आप हर महीने नहीं जमा कर सकते, तीसरे महीने, दूसरे महीने जमा कर सकते हो, 15 दिन पर जमा कर सकते हो, तो लोग आरडी खुलवा लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं रिकरिंग अकाउंट। इसका सबसे प्रचलित शॉर्ट फॉर्म है आरडी, उसको आरडी के नाम से जानते हैं। और इसमें आप जमा करेंगे जब 3 महीने 2 महीने जिस हिसाब से आपका वो फिक्स हो जाएगा, और उसके हिसाब से आप जमा करें, फिर ड्यूरेशन आपकी पूरी हो जाएगी, ब्याज मिलेगा आपको, ब्याज के पश्चात आपका सारा पैसा आपको वापस कर दिया जाता है, ठीक है। उसके पश्चात में बैंक, पोस्ट ऑफिस के द्वारा एक और सुविधा प्रदान की गई जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय बचत पत्र। राष्ट्रीय बचत पत्र के नाम से जानते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित स्कीम्स है। इसमें लोग बैंक में, पोस्ट ऑफिस में पैसा अपना जमा करते हैं, जमा करने के पश्चात में इसको ज़्यादातर एनएससी के नाम से जानते हैं, ठीक है। पैसा दे दिया और वहाँ से सर्टिफिकेट एक मिल जाता है निश्चित ड्यूरेशन के बाद, फिर उसको जमा करके वो अपना पैसा ब्याज के साथ में उसमें से वापस ले लेते हैं। तो इस योजना को हम क्या कहते हैं, एनएससी,
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के नाम से ये जाना जाता है। ये रेकरिंग अकाउंट आपको समझ में आया। उसके पश्चात में हम NSC इसको क्या कहते हैं, नेशनल सेविंग अकाउंट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, इसको हम कहते हैं राष्ट्रीय बचत पत्र। ये राष्ट्रीय बचत पत्र के नाम से जाने जाते हैं। इसमें जैसे बैंक की जैसे कंपनीज होती हैं, कंपनी अपने शेयर जारी करती है कि 100 रुपये का शेयर, 500 रुपये का, 1000 रुपये का शेयर। उसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो ये पोस्ट ऑफिस है वो 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500, 1000 रुपये, इस प्रकार से NSC उनके वहाँ पर आप ले सकते हैं। और NSC में क्या आपको पैसा देना है और उसके एवज में वो आपको एक सर्टिफिकेट दे देते हैं कि आपने कितने के NSC खरीदी। ठीक है, खरीदने के पश्चात ड्यूरेशन होती है, आप उसके पश्चात आप उस सर्टिफिकेट को जमा कर दें और वहाँ से पैसा जो है आप वो प्राप्त कर सकते हैं। और इसकी जो शुरुआत थी वो डाक विभाग के द्वारा जून 1957 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। जून 1957 ईस्वी में ये प्रारंभ की गई थी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य जो बताते हैं, जब पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी, उस पंचवर्षीय योजना में क्योंकि इसमें पैसे की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो अब उन्होंने क्या किया कि NSC जारी कर दिया। NSC उनको देना तो पड़ता नहीं है, सर्टिफिकेट देना है, सर्टिफिकेट दे दिए इसका, और उसके एवज में जनता से, किसानों से, जो गरीब लोग होते हैं जो गाँव के, तो वो लोग उसको खरीद लेते हैं। खरीदने के पश्चात में सरकार के पास पैसा आ जाता है। ठीक है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस है वो सरकार के अंडर में चलाए जाते हैं। अब पंचवर्षीय योजनाएं चली थी, पंचवर्षीय योजना में काम करने पड़ते हैं। सर्टिफिकेट को क्या करता है? सर्टिफिकेट को अपने पास संभाल के रखते हैं। क्या होता है सर्टिफिकेट? एक प्रकार का प्रमाण पत्र होता है कि आपने जैसे 100 रुपये का सर्टिफिकेट खरीदा, NSC आपने खरीदी, तो वो NSC आपने किस तारीख में खरीदी, कितने अमाउंट की खरीदी, कहाँ से खरीदी, नाम क्या है, वो सब लिख करके प्रमाणित करके मोहर लगा करके आपको दे दी जाती है। जब उसका ड्यूरेशन पूरा हो जाएगा, आप उसको पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, उस पर जितने का ब्याज लगा उसके साथ में आपको रुपए प्लस ब्याज आपको वापस कर दिए जाते हैं। सर टाइमिंग होता है या कभी भी नहीं, टाइमिंग है। इस टाइमिंग के दौरान ऐसे तो आप सरकार से जाएँ, आप दिया करो कल हमारा वापस कर दो, तो सरकार क्या करती है, वो पहले से ही प्रिपेयर करती है, टाइम ड्यूरेशन को मेंटेन करती है कि हाँ इतने व्यक्ति हैं जो इस दिन इतने साल बाद आएंगे, तब तक उस पैसे को वो सरकार कहीं शिफ्ट कर देती है, कहीं किसी काम में लगाती है और उससे उसके एवज में और पैसा प्राप्त करती है। जैसे बैंकों में आप जा करके अपना फीस डिपॉजिट करते हो, जमा करते हो, तो सर बैंक क्या करती है, उस पैसे को शेयर मार्केट में लगाती है, तो किसी काम में लगाती है या गोल्ड खरीदती है। उतने समय पश्चात फिर उसको बेच करके उसका प्रॉफिट जो होता है वो खुद कमाती है और आपको भी देती है ना। तो उस पैसे को कोई संभाल करके ऐसे नहीं खर्च नहीं कर देता, उसको कहीं ना कहीं किसी काम में लगाया जाता है, लगाने के पश्चात ही उसका प्रॉफिट मिलता है। सर इन सब में ब्याज सेम होता है, जैसे कि RD में, NSC में सब बस? नहीं, सब में ब्याज की बस सब में सेम नहीं होता, सब में 19-20 का अंतर ऐसे रहता है। और जिसको अब वही अगर किसी में कम ब्याज है लेकिन हमारे पास पैसे उतने हैं, ज़्यादा स्कीम को अफोर्ड नहीं कर पाते, तो हम कम ब्याज वाला ही अपना करते हैं, है ना। तो सब में 19-20 का अंतर होता जरूर है। ठीक है सर, जैसे कि वो लगता है छमाही तिमाही ब्याज, तो सर वो मतलब कहाँ पे लगता है और क्यों लगता है सर? कहाँ पे? पूरे साल में नहीं लग सकता, मतलब आप करके तो ये सब देखो, ये स्कीम्स होती हैं, योजनाएं हैं जो विभाग के द्वारा बनाई जाती हैं, सब एक तरीके की योजनाएं नहीं होती हैं। ठीक है ना, तिमाही ब्याज मिलता है, छमाही मिलता है, सालाना ब्याज मिलता है, तो ऐसा नहीं है कि ये छमाही तिमाही क्यों मिलता है, ये स्कीम है उसकी गवर्नमेंट की, वो आपको दे रही है तो आपको उसमें आपको लेना है ना। हाँ, ये फिक्स है, ये ऐसा नहीं कि आपके लिए कुछ और है, उसी योजना पर आपके लिए कुछ और है ना। जो योजना है अगर छमाही ब्याज दे रही है
तो छमाही देगी, तिमाही फिर किसी को नहीं देगी, है ना। अगर वो सालाना ब्याज पे कर रही है तो आपको सालाना ब्याज देगी। और जो ब्याज मिलता है इसमें चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से पैसा मिलता है। ठीक है, जैसे आपने मान लो कि पहले 500 रुपये आपने जमा किए पहली बार, और उन्होंने कहा कि इस पर 4% के हिसाब से मिलेगा, 520, ठीक है। तो 4% के हिसाब से कितना हो गया, 520, फिर 520 इसका हो गया 20 रुपये। अब आपके पास में कितने रुपए हो गए, 520 हो गए 520। अब दोबारा जब आपने जमा किया 500 और जमा कर दिए तो आपके पास में कितना रुपया हो गया, 140। तो अब जब पैसा मिलेगा तो जो हमारा इसमें 20 रुपया था ना उस पर भी ब्याज लगेगा, है ना। जब ब्याज पर ब्याज लगता है इसी को हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जमा करना पड़ता है तब लगेगा, और जमा नहीं करोगे तो फिर कहाँ से, तो आपकी स्कीम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी स्कीम कैसी। अगर फिक्स डिपॉजिट की स्कीम है तो आपने एक बार ही 5000 रुपये आपने फिक्स कर दिए, तो अब उस पर 5000 पर 4%, 10%, 9%, 7.5%, 6.5% जैसा स्कीम है डाक विभाग की आपको देगी, उस पर ब्याज लगाएगी। फिर नेक्स्ट जब उसका टर्म आएगा तो ब्याज और प्लस को जोड़ करके उस पर ब्याज लगेगा। तो इसी को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जब अमाउंट में ब्याज मिल करके उस पर ब्याज पर ब्याज लगता है, तो इसी से हमको प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। तो ऐसे स्कीम चलाई जाती है, तभी तो जनता को फायदा है। अगर बैंक कोई हमको इंटरेस्ट ना दे, पोस्ट ऑफिस हमको इंटरेस्ट ना दे, तो हम उस पैसे को अपने घर ही रख लेंगे, अपने किसी काम में लगा देंगे जिससे हमको कोई प्रॉफिट होगा, कोई बिजनेस कर लेंगे। लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि इतना पैसा हमारे पास में है नहीं और पैसा हमको कलेक्ट करना है, तो वो खाता खुलवाते हैं। खुलवाने पश्चात वो धीरे धीरे संग्रह करना स्टार्ट करते हैं। गांव में हो सकता है कि किसी कारण उस पैसे उसकी चोरी हो जाए, या कोई उठा ले, गायब हो जाए, या कोई दुर्घटना भी हो सकती है, आग भी लग सकती है, घर में पैसे नष्ट हो सकते हैं। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए लोग उस पैसे को वहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं। जब आप पैसा फिक्स करते हो तो बैंक उसको कहीं छिपा करके रखता नहीं है कि बैंक में आपने 1 करोड़ रुपये जमा कर दिया तो बैंक ने क्या के 1 करोड़ को कहीं बंद करके रख दिया। बंद नहीं करेगा, बंद कर देगा तो फिर आपको वो प्रॉफिट कहाँ से देगा, इंटरेस्ट कहाँ से देगा। तो बैंक क्या करती है, आपने पैसा जमा किया, उस पैसे को निकाल करके वो एक किसी काम में उसको लगा देता है, चाहे वो लैंड खरीद ले, चाहे वो गोल्ड खरीद ले, चाहे शेयर मार्केट में लगा दे, किसी न किसी बिजनेस में उसको वो इन्वेस्ट करता है। उसके पश्चात प्रॉफिट मिलता है आपको भी और उसको भी। तो इस तरीके से ये काम किया जाता है इसमें। ये आपको समझ में आया होगा। राष्ट्रीय बचत पत्र ये हमने बताया 10, 500 ऐसे 25,000 तक, 1 लाख तक जैसे इसकी वहाँ पर एनएससी मिलती है, आप उनको खरीद सकते हैं। और वो सर्टिफिकेट मिलता है, जैसे आप अभी अगर कोई किसी कंपनी का जाकर के LIC का ही अगर आप वो करवाते हैं, बीमा करवाते हैं, तो बॉन्ड उसके द्वारा आपको आपके एड्रेस पर बॉन्ड भेजा जाता है। तो पैसे तो आप जमा कराएं, लेकिन कितने का क्या जमा किए, वो बॉन्ड ही एक ऐसा प्रूफ है जिसको दिखा करके आप अपने इंश्योरेंस का भुगतान करा सकते हैं। उसमें लिखा रहता है कि ये इंश्योरेंस आपका कितने सालों तक के लिए है, कितनी मंथली किस्त जाएगी, सब कुछ उसमें पूरा ब्यौरा, किसके नाम से है, एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर, सब कुछ उसमें पूरा अंकित रहता है। तो बॉन्ड आप एज ए सर्टिफिकेट कह सकते हैं, प्रूफ है वो। उसको आप दिखा करके बता सकते हैं कि हमारे पास है, हम ही वो पर्सन हैं, और आपकी ID दे करके ये कहा जा सकता है कि आप ही वो पर्सन है। तो आपको ये थोड़ा सा समझ में आया है। और यहाँ पर बात जो हम कर रहे हैं वो इन योजनाओं की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर इन योजनाओं के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता है, डाक निर्देशिका में ब्यौरा आपने अच्छी तरीके से दिया है और निजी सचिव को इन सब की जानकारी है, तो निजी सचिव अपने कंपनी का जो पैसा है उसको डाक विभाग के द्वारा दी गई जो योजनाएं हैं उसमें इन्वेस्ट कर सकता है, उसका प्रॉफिट जो है अपनी संस्था को दिलवा सकता है। जानकारी नहीं है तो वो अपने तथ्य को अपने बॉस के सामने, अधिकारी के सामने रख ही नहीं सकता, तो पता ही नहीं है कहाँ पर कौन सी स्कीम चल रही है। तो ये चाहे डाक निर्देशिका हो, चाहे पहले से बनी हुई निर्देशिका हो, चाहे पहले के बने हुए नियम हो, चाहे योजनाएं हो, वो उनकी जानकारी तो आपको रखनी है। साथ ही साथ जो नए अमेंडमेंट हो रहे हैं, नई योजनाएं आ रही हैं, उनसे भी एक निजी सचिव, निजी सहायक और स्टेनोग्राफर को, लिपिक को जानकारी रखना बेहद जरूरी है।
और अपडेट रखना, समय समय पर अपने आप को अपडेट करना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं पुरानी जानकारी हमारे पास है, नई जानकारी नहीं है, तो अपने आप को अपडेट जब आप रखोगे तभी आप एक योग्य कुशल स्टेनोग्राफर, निजी सहायक, निजी सचिव के रूप में आप कार्य कर सकते हो। क्योंकि जब तक आपके पास में इंफॉर्मेशन नहीं होंगी तब तक आप काम कर ही नहीं सकते हो अच्छी तरीके से। ठीक है, तो आप थोड़ा सा अपडेट जरूर रहें। अब इसके पश्चात में हम आपको एक और सच्ची के बारे में अवगत कराते हैं जो डाक विभाग के द्वारा स्कीम दी जाती है। भारतीय पोस्टल ऑर्डर के बारे में आप सभी ने सुना होगा कि भारतीय पोस्टल ऑर्डर का क्या यूज है, शायद आप लोग जानते हो, नहीं जानते हैं तो एक बार हम आपको यहाँ पर अवगत कराना चाहेंगे। भारतीय पोस्टल ऑर्डर, इसको IPO के नाम से भी जानते हैं, इसको इंडियन पोस्टल ऑर्डर इंग्लिश में कहते हैं, इंडियन पोस्टल ऑर्डर। जितने भी युवा वर्ग के व्यक्ति होते हैं, अब जब वो पहले ऑफलाइन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करते थे तो जब भी उनकी विज्ञप्ति आती थी तो उसमें जितनी भी वैकेंसी होती हैं उन सभी में शुल्क के रूप में भारतीय पोस्टल ऑर्डर की मांग की जाती थी। ठीक है, भारतीय पोस्टल ऑर्डर की मांग की जाती है। जैसे मान लीजिए कि आप SSC में क्लर्क की वैकेंसी निकली, ठीक है, क्लर्क की, डेटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी उसमें निकली, तो अब तो ऑनलाइन का सिस्टम हो गया है, ऑनलाइन फीस जमा हो जाती है। लेकिन पहले क्या होता था, रोजगार समाचार पत्र आते थे, उन सब में इनका नोटिफिकेशन आता था और उसमें एक प्रारूप दिया होता था, उसको भर करके और पूरा ब्यौरे को पढ़ने के बाद में पता चलता था कि इसकी जो फीस है वो 50 रुपये आपको जमा करनी है, वो भी किस तरीके से, वो IPO के द्वारा आपको जमा करनी है और जिस डाक खाने में उसका भुगतान होना है उसका नाम, अधिकारी का नाम बाकायदा सब उसमें दिया होता था जो नोटिफिकेशन होती थी। तो क्या करते थे कि जो फॉर्मेट है, जो प्रारूप होता था उसको खरीद के लाते थे दुकान से जहाँ पर मिलते थे और मिलने के बाद उसमें उसको पूरा भरा जाता था, डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाए जाते थे सारे, उसमें फोटो स्टेट के रूप में लगाए जाते थे और उसके साथ में शुल्क के रूप में पोस्ट ऑफिस से ये इंडियन पोस्टल ऑर्डर खरीद करके लोग लाते थे, हम भी लाए हैं अप्लाई करने के लिए। और उसमें पोस्टल ऑर्डर के 2 भाग होते हैं, ठीक है ना। जैसे आप लोग बैंक में जाते हैं पैसा जमा करने के लिए, जो विड्रॉल फॉर्म होता है उसके 2 भाग होते हैं, एक स्लिप तो वो अपने पास में रख लेता है बैंक और दूसरा आपको दे देता है, ठीक है। तो इसमें इधर आपकी जनरल इंफॉर्मेशन भरी हुई है सेम और इधर ये पर्ची, तो यहाँ से ये फाड़ने वाली ये होती है व्यवस्था, ठीक है, यहाँ से कट करके वो आपको दे देता है प्रूफ के रूप में। ऐसी ही व्यवस्था इंडियन पोस्टल ऑर्डर में भी होती है। एक भाग जब आप उसको फिलअप कर लेते हो, इधर सेम और इधर नंबर भी उन पर होता है, सेम नंबर होता है ना, तो अपनी जानकारी के लिए हम उसको भर करके अपने पास रखते हैं। तो इसमें आप किसको पे कर रहे हो वो यहाँ पर लिखना पड़ता है, किस पोस्ट ऑफिस में आप पे करोगे, पिन कोड, एड्रेस वहाँ पर बाकायदा सब लिखा जाता था और इधर भी जानकारी पूरी लिखी जाती है, किसको आप पे कर रहे हो कैसे, और इसको प्रूफ के तौर पर हम फाड़ करके अपने पास में रख लेते हैं। कभी कभार ऐसा होता था कि इससे हम 50 रुपये के पोस्टल ऑर्डर लेने के लिए गए तो डायरेक्ट 50 रुपये का नहीं है तो 10 रुपये के हैं तो 5 पोस्टल ऑर्डर देता है 10-10 के, तो उसको उसके साथ में नकली करके लिफाफे में रख करके बंद करके चिपका करके और उस पते पर भेज दिया जाता था। वहाँ पर जैसे मेरा ही SSC में मैं हूँ और हम वहाँ से कलेक्ट करते हैं फॉर्म, जितने आते हैं उनको खोला जाता है, खोला जाने के पश्चात में वो सभी जितने पोस्टल ऑर्डर थे इकट्ठा किए जाते थे और उसमें लिखा हुआ था कि कौन से ये डाक खाने में ये जमा होंगे, उस डाक खाने को भेजे जाते थे, उस पर अधिकारी का नाम लिखा होता था कि कौन से अधिकारी को ये प्राप्त होगी, इसकी धनराशि जो है वो प्राप्त होगी, ठीक है। तो उसका या तो उसमें अकाउंट होता है तो पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो उसके नाम से चेक बनता होगा, जो भी होता है, ठीक, तो वो पैसे उस दूसरे अधिकारी को
प्राप्त हो जाते हैं। तो इसका हम भारतीय पोस्टल ऑर्डर का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे आपको कहीं पर जाना है, आपको पैसे की ज़रूरत है, आप नकद कैश लेकर के नहीं जाना चाहते हो, तो आप पोस्टल ऑर्डर उसका खरीद लो और संबंधित फिर वहाँ पर जा कर के डाकखाने में आप उसको बनवा सकते हो। ऐसे लोग सिक्योरिटी के हिसाब से भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भारतीय पोस्टल ऑर्डर आपको समझ में आया होगा, इसका क्या यूज़ है। हमारे द्वारा ये ज़्यादातर जितने युवा वर्ग हैं जो बेरोजगार हैं, नौकरी के तलाश में हैं, उन सब के द्वारा भारतीय पोस्टल ऑर्डर का प्रयोग जो है वो आवेदन के तौर पर शुल्क भुगतान में किया जाता है, ठीक है। अभी इसका थोड़ा सा प्रचलन कम हुआ है, नहीं, क्योंकि ये जब से 2013 हो रहा में इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन था, क्योंकि तब से ही थोड़ा सा जब ये गवर्नमेंट आई उसने ज़्यादा ये ऑनलाइन का सिस्टम कर दिया, नेट फ्री कर दिया, तब से ये थोड़ा सा ऑनलाइन का प्रोसीजर ज़्यादा हो गया। नहीं तो उसके पहले ये बहुत ज़्यादा बहुतायत में मिलते थे। अभी आप पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो आपको इंडियन पोस्टल ऑर्डर आपको मिल जाएगा। आप कहेंगे तो आपको ला करके हम दिखा देंगे इंडियन पोस्टल ऑर्डर किस तरीके से होता है, ठीक है। तो जो स्लिप के जो भाग होते हैं, एक भाग को कहते हैं पर्ण और दूसरे भाग को कहते हैं प्रतिपर्ण, ठीक है। पर्ण और प्रतिपर्ण, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। पर्ण और प्रतिपर्ण, ये पर्ण वाला तो मुख्य भाग होता है और इसकी जो प्रति का मतलब कॉपी जो आपके पास मिलती है, वो आपको जो कॉपी दी जाती है इसको हम प्रतिपर्ण के नाम से ध्यान रखिएगा। कभी भी आपसे अकाउंट में या जो आप कंपनी लॉ की बुक पढ़ेंगे उसमें जो बैंकिंग सर्विसेज नाम का जो आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा उसमें ये सब करके आपको बताए जाएंगे कि ये सब क्या होते हैं। इसके पश्चात में बैंक के द्वारा एक सुविधा दी जाती है, जैसे अभी हमने पोस्टल ऑर्डर की बात की है ना, रजिस्ट्री की बात की, तो एक सुविधा इसमें होती है मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर ये बैंक के द्वारा एक सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जिनके माध्यम से आप एक धनराशि को, एक निश्चित धनराशि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप भेज सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि इस समय तो सुविधा है नेट बैंकिंग की फैसिलिटी है, आपने अपने फ़ोन पे कर देते हैं, गूगल पे कर देते हैं, पैसा ट्रांसफ़र करने की बहुत सारी फैसिलिटीज़ आ गई हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा हम अपने पूर्व के समय पे जाएं पहले के, तो वहाँ पर ऐसी कोई फैसिलिटी थी ही नहीं। तो यदि आप घर के बाहर होते थे, दूर दराज में होते थे, आपको पैसे की ज़रूरत है तो आपके पिता के द्वारा मनी ऑर्डर भेजा जाता था एक निश्चित एड्रेस पर, आप उसको प्राप्त करते थे और आपको पैसा मिल जाता था। यदि आप कहीं बाहर जॉब कर रहे हो और आपको अपने सगे संबंधियों को या अपने माता पिता को पैसे भेजने हैं, तो पैसे पहले जो भेजे जाते थे वो मनी ऑर्डर के द्वारा भेजे जाते थे। यदि आप पैसे को ऐसे साधारण डाक में रख करके ऐसे भेज दो तो उसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं होती है, क्योंकि कोई भी उसको निकाल सकता है, ठीक है। तो पैसा सुरक्षित, सेफ और शीघ्र पहुंचने की जो व्यवस्था की गई डाक विभाग के द्वारा, उसको हम कहते हैं मनी ऑर्डर। आप जिस पैसे को आपको भेजना है, आप उस उतने पैसे को ले जा करके डाक विभाग में सबमिट करें, आपको फॉर्म भरना होगा, उसकी एक पावती रसीद आपको मिल जाएगी। मिलने के पश्चात वो डाक विभाग के द्वारा रिसीव कर लिया जाएगा और निश्चित एड्रेस उस पर होना चाहिए, फिक्स एड्रेस होना चाहिए, जहाँ पर वो जाना है वहाँ पर वो व्यक्ति उपलब्ध होना चाहिए। जब उसको वो पैसा हैंडओवर किया जाएगा तो उसके साइन लिए जाएंगे एक प्रूफ के तौर पर, और वो पैसा उसी को मिलेगा जिसके लिए वो मनी ऑर्डर भेजा गया है। ऐसे नहीं कि कोई भी घर में पत्र आता है साधारण डाक से, कैसे तो कोई भी रिसीव कर लेता है, उसमें उसके साइन होने चाहिए, नंबर उसका लिखवाया जाता है प्रूफ के तौर पर, क्योंकि कल वो कहते हैं कि मुझे तो पैसे प्राप्त ही नहीं हुए हैं, तो एक एक्नॉलेजमेंट ड्यू होता है, ठीक है। पावती उस पत्र के साथ में, मनी ऑर्डर के साथ में लगाई जाती है, उस पर साइन करवा लिए जाते हैं प्रूफ के तौर पर, और यदि आपको आवश्यकता है तो वो आपके पते पर भेज दी जाती है, यहाँ इस पैसे उस व्यक्ति को रिसीव हो गए हैं, ठीक है। तो ये मनी ऑर्डर के द्वारा आप इस फैसिलिटी का
लाभ उठा करके पैसे को अपने माता पिता या सगे संबंधियों को आप भेज सकते हैं। तो इन सब का उल्लेख अपने डाक निर्देशिका में कर सकते हैं। उसके पश्चात में अपने डाक निर्देशिका में आप पिन नंबर, पिन कोड को भी आप उसमें दर्शा सकते हैं। पिन कोड को इसका फुल फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर, पिन कोड का। पिन कोड का जो पूरा फुल फॉर्म है उसको क्या कहते हैं? पोस्टल इंडेक्स नंबर के नाम से ये जाना जाता है पिन कोड। जब भी डाक विभाग के द्वारा कोई पत्र भेजा जाता है तो उसमें आप देखते हैं कि ज़िले का या फिर आपके पोस्ट ऑफिस का उसमें एक पिन कोड नंबर दर्ज होना आवश्यक है। उसी के आधार पर आप जो डाकिया है वो पत्रों की छटाई करता है। छटाई करने के पश्चात वो उसे पता चलता है कि ये पत्र कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। तो जैसे आप जो ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं उन सबका एक पोस्ट ऑफिस होता है। तो गांव का एड्रेस होता है विलेज, दूसरा होता है पोस्ट। तो आप उस पोस्ट अपने डाकखाने का भी उसमें नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, जो शहर के रहने वाले हैं उन सबका भी पोस्ट ऑफिस होता है ना। उनका जितने शहर के क्षेत्र में आते हैं, नगर निगम में आते हैं, तो उन सबका जो उसके ज़िले का जो पोस्ट ऑफिस है वही ज़िला ही लगता है। जैसे सहारनपुर का पोस्ट ऑफिस जो शहर में रहते हैं सहारनपुर ही है ना। जो इधर गांव में रहते हैं उनके क्षेत्र का जो पोस्ट ऑफिस है, किसी का अम्बेटा चांद होगा तो किसी का लड़ेरा गुज्जर होगा पोस्ट ऑफिस, ऐसे सबके अलग अलग हैं। जैसे हम सहारनपुर की बात कर रहे हैं तो इसके शहर में जो पिन कोड लगता है 24701 ना। जैसे इधर रामपुर मनियान के पास के जो इधर गाँव है तो उसमें 247451 है ना। तो ये पिन कोड है। तो इन पिन कोड से उसे डाकिए को पता चल जाता है कि उसको कहाँ जाना है, उसको कहाँ जाना है। क्योंकि कभी कभार हो सकता है कि एड्रेस में कुछ धूमिल हो, स्पष्ट ना हो, क्लियर ना हो। तो जितने भी पत्र डाक विभाग में प्राप्त होते हैं पहले उनको कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट करने के पश्चात में फिर इनकी छटाई की जाती है। ठीक है, इनकी छटाई की जाती है। तो यहाँ पर अगर इसकी बात की जाए पिन कोड की, तो पिन कोड की शुरुआत जो है वो 15 अगस्त 1972 ईस्वी से की गई थी। इसका जो प्रारंभ था 15 अगस्त 1972 से इसकी शुरुआत की गई थी पिन कोड सेवा की। तो हम अभी बात कर रहे थे जब हम कोई भी पत्र डाकखाने में भेजते हैं तो पहले वो कलेक्ट किए जाते हैं डाकिए के द्वारा। कलेक्ट करने के पश्चात फिर उनको एक वहाँ पर एक रैक होती है, ठीक है, और उसमें पिन कोड सब लिखे होते हैं क्षेत्र के हिसाब से। उसके हिसाब से फिर उनकी छटाई की जाती है। ठीक है, पहले क्या किए कि ज़िले के आधार पर कौन से ज़िले को, सहारनपुर है तो यहाँ से पत्र बहुत सारे ज़िलों को भेजे जाते हैं, ज़िले को, स्टेट को, है ना, अलग अलग स्टेट में भी जाते हैं। सहारनपुर से हरियाणा में भी जाते होंगे, सहारनपुर से पंजाब में भी जाते हैं। तो उसके हिसाब से वो अलग कर लिए जाते हैं स्टेट के हिसाब से, और फिर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से जब अलग कर लिए गए, सपोज करो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अलग हो गए। सहारनपुर से मान लीजिए लखनऊ के लिए गए तो उनका पिन कोड अलग है तो उनको अलग रैक में रख लिए। जो इधर आपके मुरादाबाद जाने थे उनको अलग रैक में रख लिए। फिर उनके हिसाब से फिर उनकी पैकिंग होती है ना। क्योंकि अगर सभी को हम एक में ही पैक कर देंगे तो फिर आगे वाले को दिक्कत होगी, छटने में दिक्कत होती है, उनके बांटने में दिक्कत होती है। तो उनको पहले अलग अलग तरीके से उनकी छटनी कर ली जाती है, और छटनी करने के पश्चात फिर उनको पैक किया जाता है, और पैक करने के पश्चात फिर उनको वहाँ से भेजने की उनकी व्यवस्था की जाती है।
तो पिन कोड में बताते हैं कि जो ये अंक होते हैं, इन अंकों के आधार पर डाकिए को ये पता चल जाता है कि ये अमुक पत्र जो है ये कहाँ जाना है। तो इसमें ये बताया गया कि जो पहला अंक है वो डाकघर के स्थान को डिनोट करता है। ये जो पहला अंक है, जैसे 2 है पहला अंक, बाईं तरफ का पहला अंक यही होगा। तो जो पहला अंक होता है ये डाकघर के स्थान का, डाकघर के स्थान को बताता है कि ये कौन से डाकघर में है। ठीक है, कौन से डाकघर का ये है, ये डाकघर की लोकेशंस इससे पता चल जाती है। उसके पश्चात में जो हमारे प्रारंभ के जो 2 अंक होते हैं, प्रारंभ के 2, अभी हमने पहले की बात करी, अब प्रारंभ की बात कर रहे हैं। जैसे 2 और 4, 2, 4 जो है इनसे जोन और सब जोन, जैसे सपोज करो ये 2 अंक हैं ये वाले, तो इनसे हमको पता चलता है जोन, सब जोन। क्योंकि डाक विभाग एक इतना बड़ा क्षेत्र है, सर्किल इतनी बड़ी संस्था है जो पूरे देश में फैली हुई है, तो उसको क्या किया है कि उसको जोन और सब जोन में डिवाइड कर दिया गया है ताकि पत्रों के वितरण में आसानी हो, पत्रों को आसानी से वितरित किया जा सके। तो 2 नंबर जो है वो जोन और सब जोन को बताते हैं, और उसके पश्चात इसके साथ में ये छटाई कार्यालय को ये बताते हैं कि छटनी कहाँ से इनकी हुई। छटाई करने वाले कार्यालय के बारे में भी पता चलता है। जैसे इसका अगर 2-4 की बात करें तो सहारनपुर के आप देखेंगे कि जितने भी पिन कोड होंगे वो 2-4 से स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो ये सब क्या होंगे, पहले आप कहीं पर भी करेंगे तो वो कहाँ आएंगे, आपके सहारनपुर में जो आपका डाकघर है वहाँ आते हैं। तो इससे पता चलता है कि छटनी कहाँ हुई, सहारनपुर का जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर इनकी छटनी हुई है। ठीक है, और जोन सब जोन भी आपका सहारनपुर ही होगा इसका। ठीक है, तो इनसे बड़ी आसानी से पता चल जाता है कि अगर आपका पत्र कल को नहीं पहुंचता है और पिन कोड जहां से पत्र आया है, जैसे आप भेजते हो तो आप अपना पिन कोड लिखते हो, रजिस्टर्ड कराते हो, उस पर मुहर लगाई जाती है कि कौन से कार्यालय से ये वितरित चला, कहाँ से ये चला। तो ये पता किया जा सकता है कि छटाई आपके कार्यालय से हुई तो आपने उसको कहाँ भेज दिया, रिकॉर्ड कहाँ है उसका। तो ये आसानी से फिर मिल जाते हैं, अगर कोई पत्र बीच में अगर खो भी जाता है तो ये आसानी से मिल जाते हैं। उसके पश्चात में जो प्रारंभ के भी 3 अंक होते हैं, प्रथम अंक, प्रारंभ के 2 अंक, जो प्रारंभ के जो 3 अंक हैं, जो प्रारंभ के 3 अंक हैं उनको देखते हैं। जैसे ये 247 यहाँ जो प्रारंभ के 3 अंक हैं, इनसे पता चलता है गंतव्य के छटाई डाकघर के स्थान का। समझ में आया होगा आपको, जो मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले ये डाकघर के स्थान का 2 से, ये 2 एक कोड दिया गया तो 2 से पता चल गया सहारनपुर का है, 2 कोड आपको दे दिया गया डाकघर में, 2 सहारनपुर से स्टार्ट होगा, है ना। तो ये डाकघर के स्थान की लोकेशन आपको पता चल गई। या आप अगर सहारनपुर से नहीं है तो ये पता चला कि 2 जो है वो यूपी स्टेट का है, 2 से अगर शुरू है वो यूपी का है, मतलब डाकघर की लोकेशन का आपको पता चलेगा। ठीक, अब जो प्रारंभ के 2 हैं उनसे पता चला कि जोन, सब जोन और छटाई करने वाले कार्यालय,
छटाई का मतलब क्या है कि जब आप कोई पत्र किसी जिले से भेजेंगे तो पहले मुख्य डाकघर से ही उसकी छटाई होगी। ठीक है, तो ये कहाँ से चला, मुख्य डाकघर के बारे में आपको पता चल गया। अब यहाँ से तो चला गया, अब यहाँ से जब आगे चला, गंतव्य का मतलब है जहाँ उसको पहुँचना था, जहाँ उसको पहुँचना था वही तो गंतव्य स्थान होता है। तो गंतव्य स्थान से ये प्रारंभ के जो 3 अंक होते हैं उनसे गंतव्य स्थान के छटाई कार्यालय में, कि जब आप उसको उस कार्यालय में आप जहाँ उसको जाना है पहले वो मुख्य डाकघर जाएगा, अब वहाँ पर भी तो वो पैकेट उसका खोला जाएगा डाकिए के द्वारा। हर कई सारे डाकिए होते हैं, किसी भी ज़िले में कई सारे डाकिए होते हैं, फिर उनको ब्लॉक स्तर तहसील स्तर के हिसाब से उनकी छटनी की जाती है, फिर डाकिए को दिया जाता है। तो उस कार्यालय का आराम से पता चल जाता है, अगर गंतव्य स्थान तक वो पहुँचा ही नहीं तो ये पता चलेगा कि कौन से जोन सब जोन में अभी ये पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर पहुँच गया तो वहाँ रसीद किसने किया, छटनी करने वाले जो वहाँ कर्मचारी अधिकारी थे वो कौन थे, ये सब हमको इनके बारे में जानकारी यहाँ से पिन कोड के माध्यम से पता चल जाती है। इसी तरीके से आगे अगर वहाँ छटाई हो गई और सपोज करो छटाई के बाद में वहाँ के बाद में जो दूसरा बड़ा जो हमारा डाकघर था उसने क्या किया, उसने तहसील स्तर के डाकघर में उनको भेज दिया। ठीक है, तो आगे वाला जो अगला डाकघर होगा वहाँ के बारे में पता चलेगा। फिर अगला जो है मेन जो है वो जहाँ से वो लास्ट में डाकिए ने वितरित किया वो कौन सा डाकघर था, मतलब इसी क्रम में आप इसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेन जो है कि कहाँ से चला और कहाँ पहुँचा, इससे आपका पता खोएगा नहीं। तो ये आपको ये समझ में आया होगा कि ये पिन कोड का जो इंडियन पोस्टल इंडेक्स नंबर जो है ये किस तरीके से वर्क करता है, ये आज आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। तो यहाँ पर ये जो आज हमने आपको समझाने का प्रयास किया सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में डाक निर्देशिका है ना, जो पोस्ट डिपार्टमेंट की जो डायरेक्टरी होती है पोस्ट डायरेक्टरी, उसके बारे में हमने आज आपको समझाने का प्रयास किया। इसमें उनकी सभी सेवाएं और जितनी योजनाएं थी उनके बारे में आपको हमने यहाँ पर बताने का प्रयास किया। तो अपने आपकी जो वो डायरेक्टरी होगी, डाक डायरेक्टरी होगी, पोस्ट निर्देशिका होगी, उसमें आप अपने क्षेत्र के सभी पिन कोड नंबरों को आप उसमें दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि सभी को किसी न किसी दिन किसी न किसी को कोई न कोई पत्र भेजना होता है, जहाँ पर वो पत्र जाएगा या जहाँ से वो जा रहा है जो भेज रहा है उसको पिन कोड की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपकी जो अगर निर्देशिका उसके पास में है तो आप वो उसकी मदद से इसमें से पिन कोड को बड़ी आसानी से सर्च कर सकता है। ठीक है, जितने भी मुख्य शहर हैं उन शहरों के पिन कोड नंबर आप उसमें ज़रूर दर्ज करें। अपने क्षेत्र के जितने पोस्ट ऑफिस हैं उनके नंबर आप उसमें दर्ज करें, आवश्यकता पड़ने पर आपके वो बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो आप अपने हिसाब से आप खुद के लिए भी आप डाक निर्देशिका बना सकते हैं या डाक विभाग से आप उसको ले सकते हैं आप, और उसके आधार पर आप अपना जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको भी आप अपना मेंटेन कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो ये क्लास थी डाक निर्देशिका, इसमें हमने आपको समझाने का प्रयास किया किस तरीके से एक डाकघर जो है वो बैंक की तरीके से कैसे काम करता है, कौन कौन सी सेवाएं प्रदान करता है इत्यादि, इनके बारे में हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। यदि इसमें कुछ आपको समझ में नहीं आया है, कोई डाउट है तो आप संपर्क करने का प्रयास करें, संपर्क करें, हम आपको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो यही उद्देश्य है कि आपको किस तरीके से कुशल बनाया जाए, दक्ष बनाया जाए, आप योग्य बन सकें और क्षेत्र में जिस क्षेत्र में आप काम करें वहाँ पर आप इस नॉलेज का इस्तेमाल करें और अपना नाम करें, अपने क्षेत्र का नाम। ठीक है, तो कल मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ में।